Hello students, welcome to Digitally classes. Myself नित्यानंद मिश्रा। मैं आपको जीव विज्ञान के प्रश्नों का निराकरण यानी उनका उत्तर आज बताऊंगा, जो मुझे जैक के आने वाले प्रश्न पर परीक्षाओं में एग्जामिनेशन में आपको आएंगे और उसका किस प्रकार से उत्तर देना है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को उत्तर दे सकें और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। आने वाले 2021 की जैक परीक्षा के लिए जीव विज्ञान का प्रश्न। तो प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, आप देखेंगे क्वेश्चन 1, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। इसके 4 जवाब दिए हुए हैं। ये एक प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे। इसके सही जवाब लिखने में से 1 नंबर मिलेंगे और इनके सही जवाब आपको चुनने हैं। जवाब दिए गए हैं। ऑप्शन है नंबर 1 पोषण या न्यूट्रिशन, ख श्वसन यानी रेस्पिरेशन, ग उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन और घ परिवहन यानी सर्कुलेशन। वृक्क अर्थात किडनी। स्टूडेंट्स, वृक्क हमारे उत्सर्जन तंत्र का एक ऑर्गन है। जैसा कि आप जानते हैं या आप जान लें, इसका जवाब है ग उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हमारे शरीर के जो मेटाबॉलिज्म अर्थात चय उपचय की प्रक्रिया के बाद जो शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं, इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। वृक्क हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, वृक्क या किडनी, जो हमारे शरीर से यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन वगैरह को रक्त से हटा करके यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। तो आपने जान लिया कि इसका जवाब है ग उत्सर्जन यानी कि किडनी। द राइट आंसर इज, सही जवाब है ग उत्सर्जन। वृक्क हमारे शरीर का एक उत्सर्जन तंत्र का एक हिस्सा है। इसके लिए आप सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे और इस प्रकार से आप सही जवाब को चुन करके लिखेंगे और कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से एक सही जवाब है, जिसको चुन करके आपको अंकित करना है, अपने आंसर शीट पे लिखना है। इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे। ऑप्शन है क पोषण न्यूट्रिशन, ख श्वसन रेस्पिरेशन, ग उत्सर्जन एक्सक्रीशन और घ परिवहन यानी सर्कुलेशन। अब आपको जानना है कि इसका सही जवाब क्या है। किडनी हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल करके यूरिन के यानी मूत्र के मार्ग से बाहर निकाल देता है। तो ये इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक भाग है हमारा वृक्क या किडनी, जो हमारे शरीर से यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन आदि वर्ज्य पदार्थ यानी वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है उत्सर्जन। या एक्सक्रीशन। तो जवाब है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। और बाकी जो ऑप्शन है न्यूट्रिशन अर्थात जिसमें भोजन का पाचन होता है, श्वसन जिसमें ऑक्सीजन हम शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और घ परिवहन सर्कुलेशन जो ब्लड हमारे शरीर में करता है। तो इस प्रश्न का कि मनुष्य हमारे शरीर में या मनुष्य के शरीर में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है
एक्सक्रीशन से। आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं कौन कौन से फैक्टर्स या कारक आवश्यक हैं स्वपोषी पोषण के लिए। इसके लिए भी आपको इसके सही जवाब के लिए 1 नंबर मिलेंगे और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ख क्लोरोफिल। ग सूर्य का प्रकाश या सनलाइट और घ उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। अब आप इसके जवाब के लिए जाने स्वपोषी पोषण अर्थात ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पौधों में होता है और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके लिए आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल जो हरे पौधे के पत्तियों में पाया जाता है और सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट। अर्थात ये सभी फैक्टर आवश्यक हैं स्वपोषी पोषण के लिए यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए। तो इसके सही जवाब हैं उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से प्राप्त होता है, जल जो पौधों के लिए बहुत आवश्यक है, क्लोरोफिल जो हरे पत्तियों में पाया जाता है, एक केमिकल है, और सूर्य का प्रकाश जिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन का निर्माण यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को कहते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इसके लिए स्टूडेंट्स इन सभी फैक्टर्स का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो सही जवाब है ऑल ऑफ दिस। इसके लिए सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे और इस तरह से आप अपना जवाब अंकित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप का मतलब होता है प्लांट यानी पौधा। तो पौधों में इन प्लांट जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम क्या है? जाइलम एक प्रकार का टिश्यू है, प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक, जो कि पौधों के जड़ में होता है और इसका कार्य मैं बता रहा हूं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब आपको लिखना है। इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलेंगे। ऑप्शन है नंबर 1 अर्थात क जल का वहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ख भोजन का वहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ग एमिनो अम्ल का वहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड। और घ ऑक्सीजन का वहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि आप जानते हैं, जान चुके हैं, अभी अभी आपको बताया गया कि जाइलम पौधों का जड़ में पाया जाने वाला एक टिश्यू है जो कि मिट्टी से जल को अवशोषित करके पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। तो सही जवाब है जल का वहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। Xylem is responsible for the transportation of water in the plant body. इस तरह से आप जवाब को लिख करके अंक प्राप्त करें और इस पैटर्न से अपना जवाब दें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आपके आने वाले जैक के परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, कुछ संक्षिप्त में उत्तर देने वाले प्रश्न आएंगे और कुछ विस्तार से अर्थात डिटेल में उत्तर लिखने वाले आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी तरह के प्रश्न की तैयारी करनी है, जिसमें अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ध्यान देंगे, which of the following are not a part of female reproductive system? नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो अंगों के नाम हैं। इसमें से आपने जानना है कि इसमें कौन सा अंग है जो एक मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंगों के नाम, नंबर 1 अंडाशय या ओवरी, नंबर 2 गर्भाशय यूटेरस,
नंबर 3 यानी ग शुक्रवाहिका वास्ट डिफरेंसेस और घ डिंब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब। अब इन ऑर्गन से मैं आपका परिचय कराता हूं। स्टूडेंट्स, अंडाशय या ओवरी एक मादा जनन तंत्र का भाग है। यह मादा जनन तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। गर्भाशय या यूटेरस भी मादा जनन तंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। शुक्रवाहिका वास्ट डिफरेंस ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्र यानी सीमेन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र में पाया जाता है। सीमेन जो कि शुक्रवाहिका के द्वारा वास्ट डिफरेंस के द्वारा पहुंचाया जाता है मादा जनन भाग में। घ डिंब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब ये मादा जनन तंत्र का एक भाग है। तो सही जवाब है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है वो है शुक्रवाहिका या फिलोपियन शुक्रवाहिका। एक मिनट सर। स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका जवाब है शुक्रवाहिका अर्थात वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस एक नर जनन तंत्र का भाग है। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और इस तरह के जवाब आपको देने हैं और इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। और इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे जिस तरह का ये दिया गया है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसके बहुत संक्षेप में जवाब मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ओड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? ओड़हुल चाइना रोज। ओड़हुल एक प्रकार का पुष्प है जिसको इंग्लिश में चाइना रोज कहते हैं। आपने ओड़हुल के लाल फूल देखे होंगे। ये किस प्रकार का फूल है? तो किस प्रकार से मेरा मतलब है कि क्या ये एक लिंगी फूल है, द्विलिंगी फूल है, या इसमें कोई लिंग नहीं होता, या दोनों लिंग होते हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द्विलिंगी अर्थात बाइसेक्सुअल, ख एक लिंगी अर्थात यूनिसेक्सुअल, ग दोनों बोथ अर्थात एक लिंग और 2 लिंग दोनों पाए जाते हैं, या घ इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, कि ये इसमें किसी प्रकार का लिंग नहीं पाया जाता। तो इसका जवाब है फ्लावर में एंडोशियम एक नर जनन अंग है, गाइनोशियम एक मादा जनन अंग है। ओड़हुल या चाइना रोज में ये दोनों ही पाए जाते हैं। इसीलिए इसका जवाब है द्विलिंगी अर्थात बाइसेक्सुअल फ्लावर। चाइना रोज इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर अर्थात ओड़हुल एक द्विलिंगी फूल है। इस प्रश्न के सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे और इसी प्रकार के प्रश्न का जवाब आपको देना है और आप जितना सही जवाब देंगे उतने नंबर आपको मिलेंगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला प्रश्न है खाली स्थान को भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह के पैटर्न के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो खाली स्थान में सही शब्दों का चुनाव करके आपको लिखना है। क्वेश्चन है डैश अर्थात खाली स्थान और डैश जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। इंग्लिश में डैश एंड डैश आर द एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो आप जानते हैं फॉसिल फ्यूल कौन कौन से हैं? आप जान लीजिए। फॉसिल फ्यूल होते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम आर द एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल। इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे, 1 मार्क्स मिलेगा। और इसी तरह के पैटर्न के कुछ और प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जिनका सही जवाब आपको देना है और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रश्नों का जवाब दे करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और इसके जवाब आपको थोड़े से लंबे होंगे। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बाद ये वर्णनात्मक क्वेश्चन है, यह प्रश्न के वर्णन
जवाब 2 लाइन में आपको देना है। और प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, रक्त के कोई 2 कार्य लिखे। राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ ब्लड। हमारे शरीर में ब्लड एक बहुत महत्वपूर्ण संयोजी उत्तक है, आप जानते हैं, और इसके बहुत सारे कार्य होते हैं। तो इसके किसी 2 कार्य को आपको लिखना है। तो रक्त के कौन कौन से 2 कार्य हैं? पहला कि ये ऑक्सीजन, रक्त हमारे शरीर में, हम लोग जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और वह रक्त से मिलकर के हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। तो ये ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन का शरीर के सभी अंगों में पहुंचना रक्त के द्वारा होता है। रक्त का दूसरा कार्य है रोगों से हमारी रक्षा करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करता है। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज यानी रोगों से, ये है रक्त के कार्य। रक्त के 2 मुख्य कार्य ये हैं। आपको एग्जामिनेशन में इसे इस तरीके से लिखना है, थोड़ा वर्णन करके लिखना है, ताकि आपको जवाब को अच्छे तरह से सजा करके आप लिखें और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। कार्य आपने जान लिया और इस कार्य को आपको अपनी भाषा में अच्छे तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन, 2 ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिसमें बाह्य निषेचन होता है। नेम 2 such animals where external fertilization takes place। निषेचन या फर्टिलाइजेशन हमारे जनन तंत्र का मुख्य एक प्रक्रिया है। बहुत ऐसे जंतु हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जनरली जंतुओं में या पौधों में फर्टिलाइजेशन होता है नए जीवों को जन्म देने के लिए, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जिनमें एक्सटर्नल या बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन होता है। तो ऐसे 2 जीव जंतुओं के नाम लिखने हैं। तो ऐसे जंतुओं के नाम आपको लिखने हैं और 2 जंतुओं के नाम लिखने हैं जो सही जवाब होंगे। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और इस पैटर्न से आप जवाब देंगे, और जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के सही जवाब दे सकेंगे। स्टूडेंट्स, इसके सही जवाब हैं नंबर 1 फ्रॉग या मेढक, एंड नंबर 2 इज फिश। मेढक और मछलियों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन, जिससे ये नए जीवों को जन्म देते हैं, अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। बाकी बहुत सारे बड़े जंतु ऐसे हैं जैसे स्तनधारी जीव होते हैं जिनमें कि अंतः अर्थात इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है। विज्ञान का अगला प्रश्न है, ये एक वर्णनात्मक प्रश्न है अर्थात डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जिसके जवाब में आपको 2 नंबर मिलेंगे। सही जवाब आपको लिखने हैं और इसे इस तरह लिखने हैं कि कम से कम समय में आपका जवाब पूरा हो जाए। प्रश्न है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैसे? हाउ इज स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ? आप जानते हैं कि धूम्रपान हमारे लिए हानिकारक है, मगर कैसे? हानिकारक हैं, सभी जानते हैं, फिर भी हैबिचुएशन लोगों को ऐसा करवा देती है। लेकिन ये हमारे शरीर के लिए क्या हानि पहुंचाते हैं, इसे जानना बहुत जरूरी है। धूम्रपान हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। धूम्रपान में, धूम्र अर्थात स्मोक, हमारे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड अर्थात CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 जैसी जहरीली गैसें हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं, जो हमारे लंग्स को यानी फेफड़े को बहुत नुकसान पहुंचाती है। फेफड़े के आंतरिक भाग में जाकर के वो बहुत सारे रोगों को जन्म देती है, जैसे लंग का कैंसर, एस्थमेटिक ट्रबल यानी अस्थमा जैसा रोग, कैंसर जैसा रोग को ये बढ़ावा देती है। इसीलिए धूम्रपान हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इस प्रकार के प्रश्नों का आप जवाब देंगे और
अच्छे नंबर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। हमारा यही पैटर्न होगा जैक के एग्जामिनेशन में। जीव विज्ञान का अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन के कोई 2 लाभ लिखें। राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप जानते हैं कि जीव जंतुओं में और पौधों में अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। अलैंगिक अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फायदे हैं, आपको किसी 2 फायदे को इसमें अंकित करना है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और आप कोशिश करें कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का जवाब दें। तो मैं बताता हूं कि लैंगिक जनन के 2 महत्वपूर्ण फायदे क्या क्या हैं। लैंगिक जनन में मेल अर्थात नर और मादा अर्थात फीमेल दोनों के क्रोमोसोम्स मिलकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं और ये जाइगोट एक नए प्रोगेनी को जन्म देते हैं। तो इसमें सबसे पहला फायदा यह है कि एक नए प्रोगेनी अर्थात न्यू प्रोगेनी वेरिएशंस के रूप में जन्म लेते हैं। अर्थात लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले संतति यानी प्रोगेनी में अपने माता पिता के अच्छे गुणों का निर्माण होता है और जीव जंतुओं में जिनमें लैंगिक जनन होता है उनमें ये एडवांटेजेस यानी फायदे ये हैं कि वो एक नए जीव का, एक नए प्रजाति का निर्माण कर देते हैं। दूसरा फायदा यह है कि वो अपने वातावरण में एडॉप्ट होने के लिए यानी अनुकूलित होने के लिए बहुत सहायक होते हैं। तो इनके ये 2 फायदे हैं। सिमिलर अर्थात अपने समान जीवों को जन्म देना, बट नॉट आइडेंटिकल, कि बिल्कुल अपने समान आइडेंटिकल नहीं होंगे और वे वातावरण में अनुकूलित होने के लिए काफ़ी अनुकूल होंगे और किसी भी वातावरण या पर्यावरण को अपने अनुरूप बना लेंगे अर्थात अपने अनुसार बना लेंगे। तो पहला है न्यू प्रोगेनी, नए संतति का निर्माण होता है और दूसरा अनुकूलन अर्थात एडाप्टेशन, ये वातावरण में सामान्य रूप से अनुकूलित हो जाते हैं। इसका इस प्रकार से जवाब लिखेंगे और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए इस पैटर्न के हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे। अगला प्रश्न जीव विज्ञान का प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25। राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अर्थात स्वयं पोषी और विषम पोषी पोषण में 4 अंतर लिखें। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले यह जानना है कि स्वयं पोषी और विषम पोषी का क्या मतलब होता है। इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे और सही जवाब आप शॉर्ट में लिखने का प्रयास कीजिए और 4 मुख्य अंतर को चुन करके इसमें लिखने हैं। तो हम लोग जानेंगे कि स्वयं पोषी क्या है और विषम पोषी क्या है। स्वयं का मतलब होता है अपना काम खुद करना, जैसा कि शब्द का अर्थ है। तो स्वयं पोषी अर्थात जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वे स्वयं पोषी कहलाते हैं और जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर, जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं उन्हें विषम पोषी कहते हैं। तो पहला अंतर यह है कि स्वयं पोषी अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। उदाहरण के तौर पे पौधा यानी कि प्लांट्स यानी पौधे, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये अपना भोजन सूर्य का प्रकाश, इनके अंदर पाए जाने वाला क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये सभी फैक्टरों को मिला करके, ये सभी कारक मिलकर के पौधों का भोजन तैयार होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। और इस तरह से ये हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक उदाहरण है पौधे। विषम पोषी यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इस प्रोसेस में जीव अपना भोजन का निर्माण नहीं करते बल्कि दूसरे पौधों पर, दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं और उन्हें पकाते हैं। पकाना मीन्स कुक करना। नंबर 2,
हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसके उदाहरण है एनिमल। जंतु अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, वे दूसरे पौधे और दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं और उन्हें पकाते हैं। लोग कहते हैं कि हम अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन हम अपना भोजन बनाते नहीं हैं, हम अपना भोजन पकाते हैं। जो पौधों से लेकर आते हैं उन्हें कुक करते हैं, अर्थात पकाते हैं, और इस प्रकार हम विषमपोषी कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, हार्बिवोरस अर्थात शाकाहारी एंड कार्निवोरस। हार्बिवोरस जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, अर्थात फल, सब्जियां, अनाज वगैरह इनका भोजन होता है। और कार्निवोरस दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, अर्थात दूसरे जीवों के शरीर का मांस वो पका करके खाते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ इंसान भी कार्निवोरस होते हैं, और लायन, टाइगर, वाइल्ड एनिमल, एस्कोवेंजर अर्थात विषमपोषी। हमें उतना आगे नहीं जाना है, मुझे सिर्फ जाना है कि ये उदाहरण है विषमपोषी अर्थात हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। तीसरी बात यह है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में केवल प्राइमरी न्यूट्रिशन होता है, अर्थात वे भोजन का इंजेस्शन करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं और उनका पाचन करते हैं, और उससे उनको एनर्जी मिलती है। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सेकेंडरी और टर्शियरी टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, अर्थात भोजन का ग्रहण करने के बाद उनका विभिन्न प्रक्रियाओं की तरफ पाचन होता है शरीर के अंदर। उदाहरण के लिए मनुष्य के शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, अर्थात निकलते हैं, निर्गत होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के भोजन, विषमपोषी जंतुओं के भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स इत्यादि के पाचन के लिए अलग अलग हार्मोन्स और एंजाइम्स उनके शरीर में होते हैं। और पाचन के दौरान, न्यूट्रिशन के दौरान सेकेंडरी यानी द्वितीयक और टर्शियरी यानी तृतीयक प्रकार के पोषण होते हैं। चौथा अंतर यह है, स्वयंपोषी जो होते हैं वो किसी भी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करते। वे अपने, यहाँ एक बात मैं बता देना जरूरी समझता हूं कि कुछ पौधे भी जिनके शरीर में, जिनके पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यानी वो हरे रंग के नहीं होते हैं, वे स्वयंपोषी नहीं होते। उदाहरण के तौर पर पीचर प्लांट, इट इज ए कार्निवोरस प्लांट। ये छोटे छोटे कीट पतंगों को खाते हैं, इनको पीचर प्लांट भी कहते हैं। लेकिन जैसे कि तुलसी का पौधा, आम का पौधा और दूसरे जो हरे पत्तियों वाला पौधा है, जिनके पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्लोरोफिल सनलाइट अर्थात दिन में फोटोसिंथेसिस के क्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं और इससे उन्हें एनर्जी मिलती है। जबकि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। दिन हो या रात वो भोजन को पका करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं और उस भोजन का पाचन करते हैं। पाचन के बाद स्वपोषी पोषण में एनर्जी बनता है और कोई वेस्ट प्रोडक्ट का निर्माण, ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कि वो भोजन बनाने में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निर्गत करते हैं, जिनको कि वो श्वसन क्रिया के तौर पे श्वसन के लिए अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। पेड़ पौधे में स्वपोषी न्यूट्रिशन में इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। जबकि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में डाइजेशन के बाद इंजेस्शन की क्रिया होती है, अर्थात पचे हुए भोजन का हमारे शरीर के छोटी आंत एलिमेंट्री कैनल और बड़ी आंत यानी बिग इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, पाचन होता है, और उसके बाद उनका उत्सर्जन या एक्सक्रीशन होता है। यानी डाइजेशन के बाद वेस्ट प्रोडक्ट को विषमपोषी अपने शरीर से बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। दिए गए चित्र में नंबर 1 अंकित किए गए हैं और नंबर 2 को नामांकित करें और नंबर 2 के कोई दो कार्य लिखें। जैसा कि आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये चित्र देख रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ये डायग्राम
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात मादा जनन अंग। इस प्रश्न, ये एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये एक रेखांकित चित्र वाला प्रश्न है। इसके उत्तर के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे और इस पैटर्न में आपके बहुत कम समय लगेंगे और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यानी मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका नंबर 1, जैसा कि आप जान रहे हैं, ये मादा जनन अंग का एक भाग है जिसमें नंबर 1 जो है वो है ओवरी या अंडाशय। एंड नंबर 2, ये दूसरा रेखांकित भाग जो है इसे कहते हैं ओविडक्ट। नंबर 2 के आपको 2 कार्य लिखने हैं। नंबर 2 अर्थात फिलोपियन ट्यूब के 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखने हैं। तो फिलोपियन ट्यूब का काम होता है, अंडाशय में अंडा यानी ओवम यानी एग्स का निर्माण होता है। जब रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है अर्थात जंतुओं में अपने समान जीवों को जन्म देने के लिए प्रजनन की क्रिया होती है, तो उसमें एग का निर्माण ओवरी या अंडाशय में होता है और फिलोपियन ट्यूब उस अंडे को निषेचित करता है शुक्र से मिला करके। शुक्र अर्थात सीमेन या स्पर्म जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इंटरकोर्स के दौरान अर्थात संपर्क के दौरान प्राप्त होता है, उसका निषेचन करता है। और दूसरा कार्य है कि फिलोपियन ट्यूब ओवरी से निषेचित अंडे को गर्भाशय अर्थात यूटेरस में निर्गत करता है अर्थात ट्रांसपोर्ट करता है। ये 2 कार्य हुए फिलोपियन ट्यूब के। इस प्रकार के आंसर से आपको 4 नंबर मिलेंगे। आप इसको अपनी भाषा में लिखेंगे और प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा जवाब लिख सकें। हमारा अगला सवाल है, वो एक रेखांकित डायग्राम या लेवल डायग्राम चित्र आपको बनाना है और वो चित्र है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र, ये मानव उत्सर्जन तंत्र का एक लेवल डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हैं कि ब्रिक, हमारे शरीर में 2 ब्रिक होते हैं और वो ब्रिक हमारे शरीर में एक फिल्टर का काम करते हैं। फिल्टर ब्लड से ब्लड को साफ करते हैं और ब्लड के जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं अर्थात ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और इन सब को ब्रिक के अंदर पाई जाने वाली बोमेन्स कैप्सूल नाम का एक अंग है, उसके अंदर ग्लोमेरुलस पाया जाता है अर्थात ब्रिक का छनन पत्र, उसको कहते हैं छनन। वहीं वेस्ट प्रोडक्ट को छान करके यूरिन में डाला जाता है और रक्त को यानी ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता यानी कि शुद्ध किया जाता है। और वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे किडनी से होता हुआ, मूत्र नली से होता हुआ हमारे मूत्राशय में पहुंचता है जिसको कि यूरेथ्रा कहते हैं और यूरेथ्रा से ये ब्लड हमारे पेनिस के द्वारा शरीर से बाहर टाइम टू टाइम, जब हमें मूत्र की ऐसी चाहत होती है कि लगता है कि मेरे शरीर में मूत्र एकत्रित हो गया है मूत्राशय में, तो हमें टॉयलेट या मूत्र विसर्जन करने के लिए जाना पड़ता है। और ये हमारे उत्सर्जन हमारे शरीर का बहुत मुख्य भाग है। हमारा बहुत, इसके बिना हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, असंभव है। और आप इसका नामांकित चित्र बनाएं और उसके वर्णन करें। इस तरह से वर्णन करें। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे और इस पैटर्न के हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करें। इस प्रश्न का, अगर इस प्रश्न के अलावा इसके यू में एक और प्रश्न दिए गए हैं, अगर इस प्रश्न को कोई नहीं करते हैं तो अथवा दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी का मानव कल्याण से क्या संबंध है। चाहे तो आप मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अथवा अगर आपको वो नहीं बनाए तो आप इसका वर्णन करें
दोनों में से कोई एक करना है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जेनेटिक्स विथ ह्यूमन वेलफेयर? मानव कल्याण और जेनेटिक्स का क्या संबंध है? मानव कल्याण और जेनेटिक्स का, ये एक वर्णनात्मक उत्तर होगा इसका। इसके उत्तर आपको 4-5 पंक्तियों में लिखने हैं और काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां लिखनी है। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे और आपका प्रश्न सटीक और संक्षिप्त होना चाहिए। तो इसका जवाब है अनुवांशिकी यानी हेरिडिटी, जिसमें हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशन, अनुवांशिकता और विभिन्नताएं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और ये जानकारी हमें जैव विकास और आनुवंशिकता का जानकारी प्रदान करती है। इसमें हम लोग मानव कल्याण जैसे कि कृषि विज्ञान, इम्ब्रियो बायोलॉजी यानी भ्रूण की, जिसके तहत हम कृषि या पशुओं में होने वाले बहुत सारे पशुओं के रोग का निदान करते हैं, कृषि क्रिया को उन्नत करते हैं और मानव का जैसे जनसंख्या वृद्धि या और बहुत सारे जो रोग होते हैं इनको दूर करने में किया जाता है। इस प्रकार मानव कल्याण का अनुवांशिकी के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के प्रश्न आपको जीव विज्ञान में पूछे जाएंगे और इसी तरह से इसकी तैयारी करनी है। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, कुछ लघु उत्तर देने वाले प्रश्न होंगे और कुछ थोड़े से ज़्यादा लंबे उत्तर देने वाले प्रश्न होंगे और उनके लिए ये काफ़ी मार्क्स कैरिएबल यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। और इस पैटर्न से आप अपने विषयों की तैयारी करें और इससे परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करें और इससे लाभ उठाएं।